हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आपका सेट 2 का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का, तो ये आपके लिए मैं एक सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ सेट 2 का। ये आपका 40 मार्क्स का है और 90 मिनट्स का आपका टाइम है। और इस दिसंबर के लिए आप देख लीजिए सेट 2 आपका। तो इस सैम्पल पेपर का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये है सेक्शन ए, जिसमें 11 क्वेश्चन हैं आपके, एक एक नंबर के, 1 से 11 तक। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। 1 घटा को स्क्वायर 45 बटे 1 जमा को स्क्वायर 45। इंग्लिश मीडियम में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 1 माइनस कॉस 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर का मतलब 1/2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2। ऊपर 2 एलसीएम ले लो तो 2 एकम 2 घटा 1, नीचे भी 2 एलसीएम ले लो तो 2 एकम 2 जमा 1। ऊपर आ जाएगा 1/2, नीचे आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, 1/3, और करेक्ट ऑप्शन है बी। दूसरे पर आ जाओ, 7 कोसेकेंट स्क्वायर है माइनस 7 कोटेंजेंट स्क्वायर है। इसमें से आपने क्या करना है, 7 को कॉमन ले लेना, डायरेक्ट आइडेंटिटी है। इस तरह का क्वेश्चन सीकेंट और टेंजेंट का भी है। 7 कॉमन ले लो तो ये बच गया कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर है। कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो 7 इंटू 1 7 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे पर आ जाओ। यदि कॉस ए 3/4 है तो टेंजेंट ए का क्या मान है। देखो, इसके दो तरीके हैं। कॉस से आप सीकेंट पे चले जाओ। भाई कोस ए 3/4 है तो सीकेंट ए इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, और टेंजेंट ए होता है सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 का अंडर रूट। तो 4/3 का स्क्वेयर करो यहाँ पर, माइनस 1 का अंडर रूट। 16/9 घटा 1, 16 में से 9 गए, 7/9 का अंडर रूट, 7 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, और 9 का 3, √7/3 ये आ जाएगा। इसको करने का एक तरीका और भी है। कॉस ए बोला तो ए को यहाँ पर नीचे ले लो बेस में, बी और सी। कॉस ए 3/4 है, ये होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 3 हो गया और कर्ण 4। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाल दो, कर्ण का वर्ग घटा आधार का वर्ग, यानी 16 घटा 9 का अंडर रूट, यानी 7 का अंडर रूट। ये आ गया। अब इसकी सहायता से आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब इसने टेंजेंट बोला है तो बेटा जी टेंजेंट हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेंजेंट ए हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी √7/3। तो तब भी हमारा आंसर वही आएगा। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये एक वृत्त है, ये एक बिंदु P है, इसके बाहर से ये स्पर्श रेखा खींची जा रही है PA, जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और केंद्र से P की दूरी, ये केंद्र है O से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बताओ, यानी OA की लंबाई आपने निकालनी है। हम सबको पता है ये एंगल 90 है। जब ये एंगल 90 है तो ट्रायंगल OAP राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये कर्ण हो गया, और एक को परपेंडिकुलर ले लो। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी 25 का स्क्वायर बराबर है OA। बेस हो गया OA का स्क्वायर, और P हो गया 24 का, ये हो गया 625। इसको R यानी रेडियस ले लो, और ये हो गया 576। 576 को लेफ्ट में ले आओ, 625 घटा 576 बराबर है R स्क्वेयर, ये आ जाएगा 49 बराबर है R स्क्वेयर। दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, 7 बराबर है R, यानी रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। इसमें हमने चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11 लिए हैं नवंबर तक, क्योंकि नवंबर के एंड में ही हो रहा है ना, दिसंबर का सिलेबस तो अभी हुआ नहीं है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, हाउ मैनी टेंजेंट्स टू अ सर्कल
अनंत रूप से अनेक इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं। एक सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और हर पॉइंट पर एक एक टेंजेंट होता है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। त्रिज्या आर वाले, देखो ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, के कोण पी डिग्री वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये एक त्रिज्या खंड है जिसमें पी डिग्री का कोण बन रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पी बटे 360 गुणा पाई और बड़ा आर का स्क्वायर। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये रहा P बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। बस थीटा की जगह P लगा दिया और छोटे आर की जगह बड़ा आर लगा दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान देना भाई, ये वृत्त है, ये एक चाप है ए बी, और ये केंद्र है ओ, और ये त्रिज्या है। तो वृत्त की जो त्रिज्या है ओ ए वो 21 सेंटीमीटर है, ध्यान से सुनना। और केंद्र पर ये जो चाप ए बी है, ये जो एंगल ए ओ बी बना रही है ये 60 डिग्री का। ए बी की लंबाई बतानी है आपने, बहुत आसान है भाई। ये जो अंदर त्रिभुज बन रहा है, ध्यान देना, ओ ए बी, ये भी 21 और ये भी 21 और ये कोण है 60 डिग्री। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के जो ये दोनों कोण हैं ये भी बराबर होंगे, और त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ 120 हो गया, तो दोनों कितने कितने के हो गए 60-60 के। जब तीनों ही कोण भाई x जमा x जमा 60 बराबर 180, तो 2x बराबर 120, तो x बराबर 60। तीनों कोण 60-60 डिग्री के हो गए तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये चाप भी तो त्रिभुज की तीसरी भुजा है, तो इसकी लंबाई भी कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। बड़े डीप क्वेश्चन है, जो छोटी छोटी बातें आपको सिखा रहे हैं, बड़े ध्यान से आपने इनको देखना है। 8th देखो, टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है, सत्य है। टेंजेंट का मान वर्गमूल 3 भी होता है, जो कि 1.732 होता है। 9वें पे आ जाओ, सीकेंट ए को जब कोटेंजेंट ए के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह खाली स्थान के बराबर होता है। मेरी बात सुनना ध्यान से, सीकेंट को कोटेंजेंट में तो नहीं, लेकिन टेंजेंट में हमें पता है कि सीकेंट स्क्वेयर ए क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए, और टेंजेंट को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय कोटेंजेंट स्क्वेयर ए, क्योंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरा के उल्टे होते हैं। कोटेंजेंट स्क्वेयर को एलसीएम ले लो तो ये यहाँ जाएगा, तो ये बनेगा कोटेंजेंट स्क्वेयर ए प्लस 1 बराबर है सीकेंट स्क्वेयर ए। अब हमें सीकेंट निकालना है तो दोनों तरफ ले लो अंडर रूट, ठीक है। तो बच्चे ये आ जाएगा, लेफ्ट में तो आ जाएगा सीकेंट ए, ऊपर आ जाएगा कोटेंजेंट स्क्वेयर ए जमा 1 का अंडर रूट, और नीचे क्योंकि सिंगल टर्म है तो वर्गमूल से वर्ग कट के ये आ जाएगा कोटेंजेंट ए। तो यहाँ पर आपको अपना ये वाला आंसर लिखना है कि कोटेंजेंट स्क्वेयर ए प्लस 1 का वर्गमूल बटे कोटेंजेंट ए। समझ आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वृत्त पर स्पर्श रेखा, सॉरी, वृत्त पर स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है और ये वृत्त है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अब जल्दी से सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि असर्शन रीजन है। असर्शन और रीजन का आपको पता है, क्योंकि मैं पूरे का पूरा प्रैक्टिस पेपर आपके चैनल में, अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। प्रैक्टिस पेपर जो HBSC ने इशू किया है 2025 के एग्जाम्स के लिए, वो पूरे का पूरा सॉल्यूशन मैं करवा चुकी हूँ, जो आपको आगे आने वाले प्री बोर्ड और फाइनल पेपर के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहले असर्शन चेक करते हैं। अभी कथन क्या है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बिल्कुल गलत। अगर ये वृत्त है और इसके अंदर कोई बिंदु है तो उसे स्पर्श रेखा नहीं खींचेगी, प्रतिच्छेदी रेखा खींचेगी। कारण, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये सत्य है।
दोनों एक दूसरे से रेलिवेंट नहीं है, पहला असत्य और दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट सेक्शन ए। अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी पर जाने से पहले मैं आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए कुछ सजेशंस देना चाहूँगी। आपने अगर मेरा प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसको देखें, और उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो टोटली सीबीएसई की तरह है। तो एचबीएसई के जो सैम्पल पेपर हैं वो आपके लिए इतने बेनिफिशियल नहीं रहने वाले हैं। तो मैं, जो बच्चे चाहते हैं कि उनके फुल मार्क्स आएँ और सब तरह की प्रिपरेशन आपकी हो जाए, कि स्टडी की, असर्शन रीजन की, 1 मार्क की, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी कि आप ओसवाल का क्वेश्चन बैंक और 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक का आपका सेट आता है, उसको परचेज करें। ये देखें, दिख रहा होगा आपको, ये आपका क्वेश्चन बैंक है। ये आपकी क्वेश्चन बैंक की बुक है, जिसमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन बैंक की बुक में आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में 2024 मार्च वाला पेपर, सीबीएसई का इस बार वाला सैंपल पेपर, और 8 सैंपल पेपर और मिलेंगे। और अगर आप ये सारा कर लेते हो तो हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में आए हैं वो आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाले हैं, या तो आपको एग्जाम्पलर में मिलेंगे, और उसके अलावा वो क्वेश्चंस आपको इन बुक्स में श्योरली मिल जाएंगे। मैं गारंटी ले रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम से इस बुक को पर्सनली भी यूज़ कर रही हूँ, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। और जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो बीच में आपको टैग प्रोडक्ट्स का कुछ मिल जाएगा, जहाँ आपको प्रोडक्ट्स के लिंक मिलेंगे, तो वहाँ पर भी मैं इनको टैग कर दूँगी, वहाँ जाकर आप इन बुक्स को बाय कर सकते हो। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब जल्दी से हम सेक्शन बी पर चलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा सेक्शन बी। इसमें 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। 12वां प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बताओ। देखो, घड़ी चाहे किसी भी आकृति की हो, उसकी सुई जब घूमती है तो वृत्ताकार पथ बनाती है, और वो सुई मान लो यहाँ है 12 पर, और इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो वृत्त या वृत्ताकार पथ हमें मिल रहा है उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट के बाद वो सुई आ जाएगी 1 पर। 5 मिनट के बाद वो सुई 1 पर आ जाएगी, और ये क्षेत्रफल आपने बताना है, जो कि एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। और ये तब निकलेगा जब आपको ये त्रिज्य खंड का कोण पता होगा। तो इसके लिए आप ये देखो, 12 से 3 पर जब सुई आती है, जब हमारी सुई 12 से 3 पर आती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 3 तक आने में 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट का तीसरा हिस्सा है ये, तो यानी कि अगर मैं 3 हिस्से कर दूं, भाई 1 पे आई, फिर 2 पे आई, और फिर 3 पे, तो 90 के 3 हिस्से करे तो एक हिस्सा कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। समझ में आ रही मेरी बात? 12 से और 1 तक जाने में 5 मिनट लगे घड़ी को, और एंगल बन गया 30 डिग्री। तो यहाँ आपका थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। फिर आप लिखना 5 मिनट में सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर, 30 बटे 360, 22 बटे 7 गुणा 14 गुणा 14, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 11। 11 और 14 की गुणा करोगे तो 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ जाएगा। ये डायरेक्ट त्रिज्यीय खंड का क्वेश्चन है, लेकिन हमें एंगल नहीं पता था, जो हमें अपनी विजडम लगा के निकालना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर ये आपका कोई वृत्त है, देखो 2 ही नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा मत लिखना, डायग्राम बना देना। पी
ए पी ये बिंदु ले लो, ए ये ले लो और बी ये ले लो। पी ए और पी भी स्पर्श रेखाएं हैं और आपने दिखाना है कि दोनों की लंबाई बराबर है। ओ केंद्र है, ओ को ए से मिलाओ तो ये त्रिज्या, सब कुछ डायग्राम में दिखा देना। ये त्रिज्या, ये कोण 90 का होता है क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये भी 90 का। और ओ को ए से मिला दो, ठीक है, ओ को ए से मिला दो। अब तुम्हें दिखाना क्या है कि पी और पी बी की लंबाई बराबर है, तो लिख दो त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में ऊपर वाला ओ ए पी दिख रहा है और नीचे वाला ओ बी पी, इसमें दोनों में क्या क्या बराबर है ध्यान से देखो। ओ ए की लंबाई ओ बी के बराबर है, ओ ए की लंबाई ओ बी के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या है, ओपी भुजा दोनों में सांझी है, कॉमन लिख सकते हो या सांझी लिख सकते हो। और एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी दोनों 90 के हैं। यहाँ ना आप कारण लिख देना, क्योंकि 2 नंबर का है तो बहुत डिटेल में तो हम लिख नहीं रहे। यहाँ क्या कारण लिखोगे कि स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब ये नियम कौन सा लगेगा, 90 का एंगल, कर्ण और भुजा, तो आप लिख दो आर एच एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी पी, और जब ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले के सर्वांग सम हो गया तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। पी ए पी बी के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। इतना ही लिखा ना 2 नंबर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में इंटरनल चॉइस दी गई है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, संकेंद्रीय माने एक ही सेंटर पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस पेपर में भी था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये सर्कल यहाँ थोड़ा बढ़िया सा नहीं बना है, ये सर्कल अपना बन गया, ठीक है। दो सर्कल हैं, कॉन्सेंट्रिक है, यानी दोनों का सेंटर एक ही है। एक की त्रिज्या 5 है और एक की 3 है, तो ये सेंटर है। अब ये कहता है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे को स्पर्श करती है। ये जीवा है बड़े वृत्त की, ध्यान देना, ए बी एक जीवा है, बड़े वृत्त को तो काट रही है लेकिन छोटे को यहाँ एम पर टच कर रही है। तो हमें क्या शो आप लिख देना कि ए बी बड़े वृत्त की जीवा है बस। और हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि हमें बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालनी है, हमें ए बी की लंबाई निकालनी है भाई, हमें ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करना है तो देखो ओ को एम से मिला दो, ये एंगल 90 का है, क्यों है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है तो लंब है, और इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। वैसे देखो 2 नंबर में है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता है कि ए एम एम बी के बराबर है, डायरेक्ट करो। अगर ये आ जाता 3 नंबर में तो तुम क्या करते, तुम पहले इन दोनों को सर्वांग सम दिखाते, भाई ये त्रिज्या बड़े की और ये बराबर, ये कॉमन बराबर और ये कोण 90, तो आर एच एस से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो ए एम की लंबाई एम बी के बराबर हो जाती, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ 2 नंबर का है तो डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि ए एम की लंबाई एम बी के बराबर है, तो हम केवल ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला ओ ए एम। मैं इसको अलग कलर से कर देती हूँ, मैंने सोचा कि ये सर्वांग सम भी दिखाना है। ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। अब ये जो ओ ए की लंबाई है वो 5 है, यहाँ लिख दो त्रिभुज ओ ए एम में ओ ए की लंबाई 5 सेंटीमीटर क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और ओ एम की लंबाई 3 सेंटीमीटर है क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग यानी कि ओ ए का वर्ग बराबर है ओ एम का वर्ग जमा ए एम का वर्ग। तो बच्चे ये हो गया 5 का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग जमा ए एम का, 5 का वर्ग हो गया 25, 3 का हो जाएगा 9 बराबर है ए एम का वर्ग, 16 बराबर है ए एम का वर्ग। वर्गमूल कर दो तो ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। जब ए एम की वैल्यू 4 आ गई तो एम बी की भी 4 आ गई, भाई ए एम 4 आ गया तो एम बी भी 4 आ गया, तो ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, एम जमा एम बी, एम का डबल लिख दो, 4 जमा 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर आ जाएगी।
अगर यही 3 नंबर में आ जाता तो आप इसको थोड़ा लंबा कर सकते थे। अब इसकी इंटरनल चॉइस देखते हैं। इंटरनल चॉइस में क्या है कि यदि ए की वैल्यू 45 डिग्री और बी की 30 है तो कोस ए बाय सीकेंट बी प्लस कोसिकेंट बी का मान निकालो। वैल्यूज रख दो। टेबल याद होनी चाहिए, टेबल याद नहीं है तो टेबल जल्दी से बनानी आनी चाहिए। ए की जगह रख दो 45 डिग्री, नीचे रख दो सीकेंट 30 डिग्री और यहाँ रख दो कोसिकेंट 30। कोस 45 होता है 1/वर्गमूल 2। ये आपकी एनसीईआरटी में ही है, बस वहाँ 45 और 30 की जगह ए और बी रख दिया है हमने। तो सीकेंट 30, अब सीकेंट 30 याद नहीं है, कोस 30 तो याद होगा। कोस 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। मैंने आज ही अपने बच्चों को इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है। कोसिकेंट 30, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 होता है 1/2, तो कोसिकेंट 30 उसका उल्टा हो जाएगा 2/1। तो ये हो गया 1/वर्गमूल 2। नीचे वाले का, ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाले का ले लो लघुत्तम। नीचे वाला मैं अलग से ले रही हूँ, √3 लघुत्तम आ गया तो 2, 1 को √3 से √3 को 1 से करो और ये आ जाएगा 2√3 आ गया यहाँ तक। अब इसको मैं यहाँ राइट साइड पे सॉल्व करवाती हूँ, एक बार ध्यान से देखना। 1/√2 जमा 2√3 इसको ऊपर वाले को तो एज इट इज, नीचे वाले को उल्टा कर दो, √3 ऊपर और 2 जमा 2√3 नीचे। √3 को 1 से करोगे √3, और इसको ये 2 नंबर का है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको यहीं पर छोड़ दो। क्लियर हो गया। अदरवाइज देखो, वैसे तो आंसर आ गया, अदरवाइज इसमें क्या कर सकते हो आप कि परिमेयीकरण भी कर सकते हो, जो कि 9वीं में सीख लिया है आपने। जिनको नहीं समझ आए वो यहीं छोड़ देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटते हैं। परिमेयीकरण का मतलब है कि जमा है ना, तो यहाँ बीच में 2 घटा 2√3 से गुणा कर दो, 2 घटा 2√3 से भाग, ऊपर वालों की गुणा करो, √3 को 2 से करो तो ये आ गया 2√3 घटा √3 को इससे करो तो 2 गुणा 3, ठीक है। नीचे ये वाला √2 तो एज इट इज, और अंदर बन गया a + b a - b, यानी 2 का वर्ग घटा 2√3 का वर्ग। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 2√3 घटा 6, कितना ही लंबा कर लो इसको, अंदर आ गया 4 घटा ये भाई 2√3 है, तो 2 का वर्ग 4 और √3 का 3, तो ये 4 तिया आ गया 12। ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लो, √3 घटा 3, नीचे √2 और ये आ जाएगा -8, 2 चौके 8। जो नीचे माइनस है उसको ऊपर ले जाओ, 3 घटा √3/4√2, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। क्योंकि क्वेश्चन केवल 2 नंबर का है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि बस वैल्यू रख के इसको आप यहीं तक सॉल्व कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 15। यदि साइन ए घटा बी बराबर 1/2 और कोस ए जमा बी बराबर 1/2, 0 लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 है तो ए और बी का मान ज्ञात करो। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात, बहुत आसान प्रश्न है ये। साइन ए घटा बी 1/2 है, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 45 भी, 45 नहीं सॉरी, साइन 30 भी हमारा क्या होता है 1/2 होता है। इसका मतलब ये जो a घटा b है ना, ये कुछ और नहीं है बल्कि इनका मतलब 30 डिग्री है। अब कोस a जमा b भी 1/2 है। अब कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पे, कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो यहाँ पर जो ये a जमा b है इसका मतलब ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। ये दोनों आपको 2 लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं, जिन्हें अब आप सोल्व करोगे अपना एलिमिनेशन मेथड से। दोनों को जोड़ दो, a में a जोड़ोगे 2a और b से b कट गया, बराबर है 90 डिग्री। 2 को राइट में ले जाओ तो a आ गया 90/2 45 डिग्री। जब a 45 डिग्री है तो इस वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख दो, a जमा b
बराबर है 60। ठीक है, तो एक ही जगह रख दो, 45 जमा बी बराबर है 60। तो बी आ जाएगा 60 घटा 45, यानी बी की वैल्यू है 15 डिग्री। तो ए 45 और बी 15 डिग्री आ जाएगा। इसने बोला था कि दोनों का जोड़ 90 या 90 से कम है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यदि एक कार में दो वाइपर हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, यानी एक वाइपर का एरिया अलग है दूसरे का अलग, एक कार में यदि नहीं है, प्रत्येक वाइपर में 25 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड होता है जो 120 डिग्री के कोण से सफाई करता है। देखो वाइपर की कहानी समझ लो कि ये कार का वाइपर है और इसकी जो लेंथ है वो है भैया 25, और वो जो सफाई कर रहा है ना वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो एरिया है वो 120 डिग्री के एरिया तक सफाई कर पा रहा है एक वाइपर। क्लियर हो गया। वाइपर पता होगा भाई, ये मैं पेन ले रही हूँ, ऐसे ऐसे वाइपर कार के शीशों पे सब पे होता है तो उसको साफ करता है। तो वो एक वाइपर 120 डिग्री के एंगल तक, यानी 120 डिग्री का एक त्रिज्या खंड बनाएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन आपका बुक में भी है लेकिन वहां थोड़ा अलग है। ब्लेड के प्रत्येक स्वीप पर साफ किया गया कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो क्वेश्चन आपकी बुक में है उसमें स्टेटमेंट ये है कि प्रत्येक ब्लेड से जितना एरिया साफ हुआ, यानी कि हमने दोनों ब्लेड का अलग अलग एरिया एक का एरिया निकालना है और उस एरिया को हमने डबल कर देना है क्योंकि दो ब्लेड काम कर रहे हैं। यहां ये कह रहा है कि ब्लेड के प्रत्येक स्वीप पर, भाई ये एक ब्लेड है, ये एक बार में इतने एरिया को स्वीप कर रहा है, तो ये एरिया कितना है। ठीक है, लॉजिक समझ आ रहा है। तो ये जो ब्लेड जिस एरिया को साफ करेगा वो एक तरह का त्रिज्या खंड बनेगा जिसका एंगल 120 डिग्री है, और जो ब्लेड की लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये आप लिखोगे, वृत्त की त्रिज्या बराबर है ब्लेड की लंबाई यानी 25 सेंटीमीटर। जितने क्षेत्रफल में ब्लेड साफ करता है तो उसका एंगल है 120 डिग्री। तो ब्लेड के स्वीप पर साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और आर की जगह लगा दो 25 गुणा 25, 12 तिये 36, 3 आ गया। अब ये कटेगा नहीं तो ऊपर आएगा 22 गुणा 25, 25 625 बटे 21। 625 को 22 से गुणा कर दो, 22 5 110, हासिल पाई 11, 22 दूनी 44 और 11 55 का 5, और 22 छिक्का 132 और 5 137, 13,750 बटे 21 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसको डेसिमल में बदलना चाहो तो बदल सकते हो, यहाँ छोड़ना चाहो यहाँ छोड़ सकते हो। अगर इसमें स्टेटमेंट कुछ ऐसे होती, थोड़ा इसको छोटा करके फिर मैं लिखती हूं कि प्रत्येक ब्लेड द्वारा, प्रत्येक ब्लेड नहीं, प्रत्येक, हाँ ब्लेड द्वारा वाइप किया गया, पर दो ही ब्लेड हुए ना, तो प्रत्येक ब्लेड द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बताओ। तो ब्लेड हो जाते दो तो हम उस क्षेत्रफल को कर देते फिर डबल, अगर ऐसा पूछा होता तो। भाषा को पकड़ना, ब्लेड के प्रत्येक स्वीप पर एक ब्लेड, उसकी एक स्वीप का एरिया हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक ब्लेड्स नहीं लिखा हुआ, बहुवचन होता तो हम इसको यहाँ छोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये है क्वेश्चन नंबर 17। 1.6 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक टावर से 20 मीटर दूर है। ये तो हो गया भाई टावर, टावर के लिए हम ले लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन, और ये पर्यवेक्षक है जिसकी भी कुछ हाइट है भाई 1.6 मीटर लगा लो। ठीक है, तो मान लो टावर है ए बी और ये है पर्यवेक्षक 1.6 मीटर सी डी पर। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उन 20 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस है बच्चे ये है 20 मीटर। उसकी आंखों से टावर के शीर्ष का कोण, अब आंखें यहाँ डी से हम लेके चलेंगे तो डी से जो ए का एंगल है वो हमारा है 60 डिग्री।
यहां से एक स्ट्रेट लाइन और ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, समझ में आ गई बात। ये इसका नाम रख देते हैं ई। तो ये एंगल है भाई 60 डिग्री। अब कहता है टावर की ऊंचाई बताओ। टावर की ऊंचाई तो ए से लेके बी तक है, लेकिन मैं ए से लेके ई तक की इसको एच मान लेती हूँ, और ये जो है ये बी ई, ये अपना 1.6 ही है, क्योंकि ये बंदे की हाइट इतनी है। तो हम अब ऊपर वाले इस ट्रायंगल की हेल्प से एच निकालेंगे, और एच के अंदर 1.6 को जोड़ेंगे तो टावर की हाइट आ जाएगी। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको लिख के आना पड़ेगा, ए बी टावर है, डीसी पर्यवेक्षक है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद ध्यान रखना 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल एडीई में हाइट यानी परपेंडिकुलर निकालना है, और ये बेस मुझे पता है। तो मैं हिंट हिंट दे रही हूँ आपको, तो टेंजेंट 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ए ई बाय डी ई। टेंजेंट 60 हो गया √3, ए ई की वैल्यू है एच और डी ई की वैल्यू है 20, तो इधर ले जाओ 20 √3 बराबर है एच आ गया। अब हमें निकालनी है, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है, टावर की ऊंचाई, तो वो है ए बी, जो कि हो जाएगी ए ई जमा ई बी, यानी कि 20√3 जमा 1.6। इस 20√3 को ना डेसिमल में और उसमें बदल लो। 20√3 का मतलब है 20 गुणा 1.7320, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 7 14, और 1 2 एकम 2 और 1 3, पीछे से 3 अंक छोड़ दो, 34.6। तो ये बन गया 34.6 जमा 1.6, 6 और 6 12, और 6 36.2 मीटर हाइट आ जाएगी आपके टावर की। तो ये था आपका कंप्लीट सेक्शन सी। और अब हम सॉल्व करते हैं सेक्शन डी, जिसमें आपके आएंगे 5-5 नंबर के क्वेश्चंस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18, सिद्ध करें 1 + sin a / 1 - sin a का अंडर रूट बराबर है सीकेंट a + टेंजेंट a। जब भी इस तरह का अंडर रूट का क्वेश्चन आए तो आपने परमेयीकरण वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। नीचे माइनस का साइन है तो प्लस के साइन वाली टर्म से गुणा कर दो और प्लस के साइन वाली टर्म से भाग कर दो। ऊपर है 1 + sin a 1 + sin a, तो ये तो बन गया 1 + sin a का होल स्क्वायर, और नीचे 1 - sin a 1 + sin a, यानी a - b a + b, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a पूरे का अंडर रूट। ऊपर तो हो गया 1 + sin a का होल स्क्वायर का अंडर रूट अलग अलग कर रही हूँ, और नीचे ये बन जाएगा कोस स्क्वायर a का अंडर रूट। ठीक है, और ऊपर के स्क्वायर से तो अंडर रूट कट गया, तो ऊपर तो आ गया 1 + sin a, और नीचे के स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो नीचे आ गया कॉस। अलग अलग कर दो टर्म्स को, ये बन गया, इधर कर दो 1/cos a, और ये हो गया sin a/cos a। 1/cos a हो गया सीकेंट a, और sin a/cos a हो गया टेंजेंट a, और ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल सा था। इसी की एक अगला क्वेश्चन है, इसी की इंटरनल चॉइस है, ये 18वें की इंटरनल चॉइस है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई को 22/7 लेना। तो ऐसा तो भी पीछे आ भी चुका है अपना, बहुत सिंपल भाई, 4 ही चैप्टर है तो 4 ही चैप्टर में वही घूम फिर कर क्वेश्चन आएंगे आपके। ये वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, और ये जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ चुका है। चाप की लंबाई का मतलब ये निकालना, ये ओ, ये ए, ये बी। तो पहले भाग का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा θ/360 गुणा 2πr, थीटा की जगह 60/360, और 2πr 2 गुणा 22/7 गुणा 21, 60 छिक्का 2 तिया और 3 7 21, और ये चाप की लंबाई आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। दूसरे भाग पर आ जाओ, चाप द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, तो वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 गुणा πr², 60/360 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 60 छिक्का 360, 7 दूनी 14, और बेटा 2 तिया 6, ऊपर आ गया 22 गुणा 14 और बटे 3, 14 दूनी 28, हासिल पाई 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, बाह्य बिंदु टी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू खींची गई हैं। तो ये तो मैंने वृत्त बना दिया, बिंदु का नाम है टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है टीपी और इस रेखा का नाम है टी क्यू। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू, इनको आपस में मिला लो, पी टी क्यू, पी टी क्यू यानी कि ये पूरा कोण 2 टाइम्स ओ पी क्यू, ये मिलाना है, ओ पी क्यू हो गया ये वाला कोण, इस वाले कोण से ये वाला कोण डबल है, ये हमने दिखाना है। समझ आ गई मेरी बात? अब मैं इसको बड़ा करके इसी पे आपको बताती हूँ। हमने मान लिया कि माना कोण ओ पी क्यू एक्स है, इस कोण को एक्स ले लो। अब इस त्रिभुज की बात कर रही हूं मैं, त्रिभुज ओपी क्यू में ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ठीक है। दो भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, तो ये भी एक्स आ जाएगा। इसका मतलब जो कोण ओ क्यू पी है वो कोण ओ पी क्यू के बराबर एक्स आ जाएगा, क्योंकि ओ पी और ओ क्यू की लंबाई बराबर है। अब ये त्रिभुज है, ध्यान से देखना, ओ पी क्यू त्रिभुज के दो कोण मिल गए, तो ये तीसरा कोण, कोण पी ओ क्यू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री घटा एक्स जमा एक्स, भाई दो कोणों को जोड़ के तीसरे में से घटा दो, तो ये आ गया 180 घटा 2x, ये आ गया पी ओ क्यू। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, ये वृत्त है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, ये केंद्र है, तो ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है, तो ये दोनों तो 90-90 हैं, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। नहीं तो आप साफ साफ लिख दो कि चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में कोण पी टी क्यू जमा कोण ओ क्यू टी जमा कोण ओ पी टी जमा कोण पी ओ क्यू बराबर है 360 डिग्री। एम आई राइट? आगे बढ़ते हैं, पी टी क्यू ये तो हमने निकालना है, ओ क्यू टी ये वाला हो गया 90 डिग्री, क्योंकि जो है ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ओ पी टी भी हो गया 90, और ये वाला कोण अभी अभी यहाँ आया है 180 घटा 2s बराबर है 360। ध्यान देना, 90-90 180 और 180 360 से 360 कट गया, और ये बन गया कोण पी टी क्यू घटा 2x बराबर है 0, और कोण पी टी क्यू आ गया 2x के बराबर। और अरे एक मिनट, ज्यादा ही छोटा हो गया, और कोण x मैंने किसको माना था, ओ पी क्यू को, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 बार कोण ओ पी क्यू, तो जो पी टी क्यू है वो ओ पी क्यू से डबल हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इस अंदर वाले को x माना तो ये भी x आ गया, क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, और ये कोण निकाला और चतुर्भुज के नियम से चौथा कोण निकाल दिया। इसी की इंटरनल चॉइस देख लेते हैं। अब ये है इंटरनल चॉइस, 9वें चैप्टर से है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा के साथ चलते हुए गुब्बारे को देखती है। एक गुब्बारा है भैया, वो चलने लग रहा है, गुब्बारा यहाँ है, थोड़ी देर के बाद गुब्बारा यहाँ आ गया। एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी एक टाइम पे ये लड़की जब गुब्बारे को देख रही थी तो ये एंगल 60 था, ये एंगल 60 था, तो ऐसे था ये एंगल 60। ध्यान देना भाई, ए बी लड़की है, सी डी गुब्बारे की पहली पोजीशन है, ई एफ गुब्बारे की दूसरी पोजीशन है। गुब्बारे की जो हाइट है वो 88.2 है, लड़की की जो हाइट है वो 1.2 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ये गुब्बारा ऐसे और ऐसे चल के जा रहा है डी सी से एफ ई की तरफ, तो थोड़ी देर के बाद जब लड़की अपनी आंखों से देख रही है, हम स्ट्रेट लाइन लेंगे, तो ये जो एंगल है बच्चे, ये थोड़ी देर के बाद बदलकर हो गया 30 डिग्री। ठीक है भाई, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे गई और अपना जो ये एंगल था यहाँ से ये हो गया 30 डिग्री।
क्लियर है। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। गुब्बारा था सी पे, चल के गया ई तक, तो सीई हमने निकालना है। जो हमने ज्ञात करना है वो सीई है, ध्यान देना। अब सुनो, ये पूरी हाइट 88.2 है, ये 1.2 है। मान लो इसका नाम रख दें ABCDE, ये F और ये G। तो जो DF की लंबाई है वो आ जाएगी DC घटा CF, यानी कि 88.2 में से 1.2 माइनस कर दो तो 87, और FG भी 87 आ जाएगा, ये भी 87 और ये भी। अब दो ट्रायंगल हैं, पहले ये लाल वाला ट्रायंगल ले लो, दिख रहा है आपको लाल वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल DBF में ये वाली 87 है और ये हमने निकालनी है BF। ध्यान देना मेरी बात पे, टेंजेंट 60 डिग्री बराबर है DF बटे BF। F है कि क्या है ये, ABCDEF। तो बच्चे ये थोड़ा मैंने नाम गलत दे दिया, यहाँ G ले लो, यहाँ H ले लो, तो DG और FH, ठीक है। तो ये अब हमारा हो जाएगा DG बटे BG, ठीक है, DG बटे BG। ये ट्रायंगल ले रही हूँ जो मैंने इतना डार्क कर दिया है, तो ये हो गया 87 बाय BG, ये हो गया √3 बराबर है 87 बाय BG। आर पार गुणा कर दो, √3 नीचे आ जाएगा और इसका कर दो परिमेयीकरण, तो ये हो गया 87 √3 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 निम 27, ये आ गया 29 √3, यानी BG की लंबाई आ गई 29 √3, ये लंबाई आ गई 29 √3। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगी और अब मैं एक ट्रायंगल और लूंगी, ये वाला BFH, दिख रहा है ये जो मैंने ब्लू कर दिया है, ये एंगल है 30 डिग्री। ध्यान देना, ट्रायंगल BFH में जो एंगल है वो 30 है, तो टेंजेंट 30 डिग्री हो जाएगा FH बटे BH, ये हो गया 1 बटे वर्गमूल 3, FH हो गया 87 और BH मैंने निकालना है, आर पार गुणा कर दो, √3 इधर चला जाएगा, 87 √3, ये आ गया BH। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, BH है ये पूरा, ये आ गया 87 √3। हमें क्या निकालना है, हमें तो ये CE निकालना था, तो CE बराबर है, CE कह लो या GH कह लो, एक ही बात है, CE नहीं GH ले लो, CE मतलब GH ले लो। सुनो मेरी बात, मैं जो बता रही हूं आपको कि ये है CE और ये है GH, तो GH निकालो आप, यहाँ CE मत लो, GH निकालो। तो GH की लंबाई भी, बैलून ने कितनी दूरी तय करी, बैलून पहले यहाँ था फिर यहाँ आया, तो ये डिस्टेंस तय करी ना, तो वो ये है GH, तो GH हो जाएगी BH घटा BG, यानी ये पूरी डिस्टेंस जो कि है 87 √3 घटा 29 √3। 87 में से 29 घटाओ, 17 में से 9 गए 8, 6 में से 2 गए 4, 48 √3 मीटर आ जाएगा। 17 में से 9 गए 8 और 6 में से 2 गए 4, ठीक है, 48 √3 आ जाएगा। दशमलव में बदलना चाहो तो बदल सकते हो। और अब जल्दी से देखते हैं इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है, केस स्टडी क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 20 है ये, ठीक है। और रेडियो टावर का उपयोग रेडियो टेलीविजन सहित कई तरह की संचार सेवाओं को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। टावर या तो एक एंटीना के रूप में कार्य करेगा या अपने स्ट्रट पर एक या अधिक एंटीना का समर्थन करेगा। इसी अवधारणा पर एक रेडियो स्टेशन टावर 2 खंडों ए और बी में बनाया गया है, ठीक है। टावर को एक बिंदु ओ से तारों द्वारा समर्थित किया गया है, ओ को ए से जोड़ा, मीनार के आधार ओ और बिंदु के बीच की दूरी ये 36 है, ओ से बी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ओ से खंड बी ए ये वाला एंगल ध्यान दे लो, ये देख लो, ये 30 डिग्री है, और ओ से ए का जो एंगल है ये ब्लू वाला, ये पूरा 45 डिग्री है। इन प्रश्नों का उत्तर दो, बिल्कुल आसान है, देखते। ओ से खंड बी के शीर्ष तक तार की लंबाई ज्ञात करो। देखो ये त्रिभुज ले लो, ओ से बी तक जो तार बंध रहा है वो ओ बी है। अब आपने बेटा ओ बी निकालना है, एंगल 30 डिग्री है, इसको भूल जाओ,
एंगल 30 डिग्री है। ये तो आधार है और ये कर्ण है। हमने एच निकालना है। पहला पार्ट अगर मैं यहाँ करूं तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं साइन नहीं भाई, सॉरी, कोस, आधार और कर्ण है ना, तो कोस 30 डिग्री हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि ओपी बटे ओबी। कोस 30 होता है वर्गमूल 3/2, ओपी की लंबाई 36 और ओबी हमने निकालना है। आर पार गुणा कर दो, ओबी वर्गमूल 3 बराबर है 36 गुणा 2, तो ओबी आ जाएगा 72 बटे वर्गमूल 3, परिमेयीकरण कर दो, ये हो गया 72 वर्गमूल 3/3, यानी ओबी की लंबाई आ गई 24 वर्गमूल 3 मीटर। तो पहले का उत्तर आ गया 24 वर्गमूल 3। अब दूसरे पर चलते हैं। डायग्राम को साथ साथ में साफ करती रहूंगी। तार के आधार से एक ही ऊंचाई, तो भाई आधार तो यही है और एक ही ऊंचाई का मतलब हमने एपी निकालना है। तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसका एंगल है 45, आधार पता है, लंब निकालना है। तो टेंजेंट 45 होता है लंब बटे आधार। लंब है एपी, आधार है ओपी, एक बराबर है एपी बटे 36, आर पर गुणा कर दो तो एपी की वैल्यू 36 आ गई, तो ये हो जाएगा 36 मीटर। और अब तीसरे पे आ जाओ, ए बी की दूरी ज्ञात करो। ए बी निकालने के लिए सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको साफ कर दो। देखो ये एपी आ चुका है, एपी आ लिया, एपी कितना आया 36। अगर मैं बीपी निकाल दूं तो एपी में से बीपी घटा देंगे तो ए बी आ जाएगा। और बीपी निकालने के लिए ये वाला त्रिभुज आपने लेना है। तीसरा भाग करवा रही हूं मैं। तो टेंजेंट 30 डिग्री बराबर है बीपी बटे ओपी। टेंजेंट 30 1/वर्गमूल 3 बराबर है बीपी, और ओपी है 36, उधर ले जाओ, ये हो गया 36 बटे वर्गमूल 3 बराबर है बीपी। इसका कर दो परिमेयीकरण, 36 बटे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3, ये हो गया 36 वर्गमूल 3/3, 3 से 36 काटो 12, तो बीपी की लंबाई आ गई 12 वर्गमूल 3, तो ये नीचे वाला आ गया 12 वर्गमूल 3। ठीक है। अब हमने ए बी निकालना है, तो बेटा ए बी की जो लंबाई आएगी, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ कर रही हूँ और यहाँ मैं लिख दूं कि जो ए बी की लंबाई आएगी वो आएगी एपी माइनस बीपी, यानी कि 36 माइनस 12 वर्गमूल 3 मीटर। चौथा है त्रिभुज ओ पी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है भाई चौथे भाग में, त्रिभुज ओ पी बी का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार 36 है और ऊंचाई भी अभी 36 आई है, तो कर दो 18, 18 गुणा 36, अब गुणा करनी पड़ेगी भाई। 18 छिक्का 108, हासिल पाई 10, 18 तिये 54 और 10 64, इतने वर्ग सेंटीमीटर हमारा चौथे भाग का आंसर आ जाएगा। तो ये था कंप्लीट सैंपल पेपर सेट के लिए। मैं होप करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो। लेक्चर हेल्पफुल लगे तो स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अभी तक तो जल्दी कर लें। थैंक यू।